Hello, my lovely listeners out there. This is ARK representing NRK9. Dear all, क्या आपको पता है इंडिया में टॉप 10 सेक्शन 8 कंपनीज कौन कौन सी हैं? सर हम क्या करेंगे जान के? आप ही को जानकर बहुत कुछ करना है। जी हाँ, आप ही को जानकर, बिकॉज आप लोग आने वाले टाइम में प्रोफेशनल्स बनने वाले हैं और आपको पता होना चाहिए अच्छे से सेक्शन 8 कंपनीज। एक्चुअली टॉप सेक्शन 8 कंपनीज तो मैं बताऊंगा, लेकिन सेक्शन 8 कंपनीज के इंपॉर्टेंट कंप्लायंसेस क्या है, क्योंकि आपके प्रोफेशन में या आने वाले टाइम में जो प्रोजेक्ट्स मैं बता रहा हूं आप लोग प्रैक्टिस करें या आप जॉब करें। ठीक है, आप जॉब करेंगे तो कॉर्पोरेट्स के बारे में पता होना चाहिए। और आजकल तो अगर देखा जाए, जैसे अगर हम आज बात करेंगे इन्फोसिस की, रिलायंस की, टाटा की, ऐसी कंपनी जिनकी खुद की सेक्शन 8 कंपनीज भी हैं। जी हाँ, आप जानते होंगे, उम्मीद करता हूं। नहीं पता है तो नॉट टू वरी अबाउट इट, इस सेशन में डिटेल में सब बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन कौन सी अजम्पशन सेक्शन 8 कंपनी को अवेलेबल है। अगर आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं तो ऑफ कोर्स आपके क्लाइंट को आप गाइड कर पाएंगे। ये सारा सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, सो पे अटेंशन। एक इंपॉर्टेंट बात मैं और बता दूं सेशन स्टार्ट करने से पहले, जितने भी सेशन NRK9 आपको प्रोवाइड कर रहा है सारे के सारे प्रैक्टिकल अप्रोच पे बेस्ड हैं। एकेडमी के साथ साथ मैं आपको इंडस्ट्रियल एस्पेक्ट्स भी कवर करता हूं, सो प्रॉपर देखिएगा, क्योंकि ये लेक्चर्स हैं, रील नहीं है जिसमें आप फट से देखा, थोड़ा थोड़ा देखा और छोड़ दिया। ये प्रॉपर देखिएगा। आई अश्योर यू सेक्शन 8 की कंप्लायंसेस जो कि अजम्पशंस हैं, बेसिकली अजम्पशंस की हम बात करेंगे यहां पर, क्योंकि खास तौर से वो आपको 100% याद हो जाएंगी। सो लेट्स स्टार्ट द सेशन। अब देखते हैं सेक्शन 8 कंपनीज के कौन कौन सी टॉप ऐसी कंपनीज हैं। तो 3-4 नाम तो मेरे मुंह से अभी निकल गए। इन्फोसिस फाउंडेशन है, रिलायंस फाउंडेशन है ना, टाटा फाउंडेशन है। ये 3 तो ऐसे ग्रुप्स हैं, याद रखिएगा, जो सेक्शन 8 कंपनी, जी हाँ सेक्शन 8 कंपनी। अब आपके माइंड में हो सकता है, एक रिवीजन करवा देता हूं फटाफट से, कि सेक्शन 8 कंपनी वो कंपनी है जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। याद रखिएगा, कुछ स्टूडेंट्स ने इस कॉन्सेप्ट को पहले पढ़ा होगा। ऑलराइट, तो कई बार होता है ना कि बोला सर ये तुमने पहले पढ़ा हुआ है, सर नहीं, सुनिए, रिकॉल कर लीजिएगा। सेक्शन 8 कंपनी क्या है? नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जिसको चलाने के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना पड़ेगा। तो पहला स्टेप क्या होगा? पहले आप एक कंपनी इनकॉर्पोरेट करेंगे, चाहे वो पब्लिक कीजिएगा या प्राइवेट कंपनी इनकॉर्पोरेट कीजिएगा, एंड आफ्टर दैट यू विल अप्लाई टू द सेंट्रल गवर्नमेंट। सर सेंट्रल गवर्नमेंट का मतलब यहाँ पे क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। यहाँ पर कंसर्न आरडी, जी हाँ, रीजनल डायरेक्टर को आप एप्लीकेशन देते हैं कि और बताते हैं अपने मेमोरेंडम में स्पेसिफाई करके कि आप कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जो कैसा हो सकता है, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए होगा, ठीक है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट को लेके हो सकता है, जैसे कॉमर्स, आर्ट्स, साइंस, एजुकेशन, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, चैरिटी, ऑफ कोर्स सोशल वेलफेयर। मेरे साथ बोलो ना, बोलो मेरे साथ, ऑब्जेक्ट्स बोलो, कौन कौन से हो सकते हैं? कॉमर्स, आर्ट, साइंस, ये तो वैसे ही याद हो जाएंगे। ऑलराइट, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, आर्ट, साइंस, सोशल वेलफेयर हो सकता है, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेट। ऑलराइट, इसके अलावा क्या हो सकता है? जैसे ना इन्फोसिस ने प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट की तरफ फोकस किया हुआ है, अभी बताऊंगा, याद भी करा दूंगा। इसके अलावा क्या हो सकता है? सर ये एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए, सोसाइटी के वेलफेयर के लिए, ऑलराइट, एजुकेशन के लिए, ऐसे ऑब्जेक्ट्स आपको अपने मेमोरेंडम या कुछ आर्टिकल्स में, जी हाँ, कुछ या तो मेमोरेंडम या कुछ ऑब्जेक्ट्स आप अपने आर्टिकल में मेंशन कर सकते हैं। एंड दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ये कंपनी को जो भी प्रॉफिट होगा या किसी भी तरह की इनकम होगी, दोनों डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, प्रॉफिट और इनकम। ऑलराइट, एक्टिविटी कर रही है, उस एक्टिविटी से उसे प्रॉफिट जनरेट हुआ, ठीक है, या किसी भी तरह की किसी भी इन्वेस्टमेंट्स के थ्रू उसको इनकम जनरेट हुआ, वो सिर्फ और सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट, जो भी उसका ऑब्जेक्ट है, जैसे प्रमोशन ऑफ आर्ट्स, प्रमोशन ऑफ साइंस, प्रमोशन ऑफ कॉमर्स, प्रमोशन ऑफ सोसाइटी वेलफेयर, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरमेंट, उसी ऑब्जेक्ट पर अपने प्रॉफिट और इनकम को अप्लाई करेगी। सर मैं जानता हूं, आगे की भी सुन लो फटाफट से। ये कंपनी किसी भी हाल में अपने प्रॉफिट पे या किसी भी तरह की इनकम पर अपने शेयर होल्डर्स को किसी भी तरह का डिविडेंड नहीं देगी। सर ये भी मैं जानता हूं, मैं जानती हूं। सुनिए मेरी बात को ध्यान से, इस सेशन का पर्पस यहां पर याद रखिएगा सबके लिए है, किसी एक स्पेसिफिक स्टूडेंट के लिए नहीं है जो ये मानता है कि मैं सब कुछ जानता हूं। सब कुछ तो मैं भी नहीं जानता हूं। Still, after getting 5 and 7 year experience in this field, I still am learning. So ध्यान से सुनिए, सीखिए। ऑलराइट, अच्छा, अब सर मतलब ये कंपनी पूरी तरह से देखा जाए तो सोसाइटी को समर्पित है। जी हाँ, सेक्शन 8 कंपनी अगर मैं बात करूं इंडिया के अंदर टॉप सेक्शन 8 कंपनीज, जी तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। अगर यहाँ लिस्ट देखें हम लोग सेक्शन 8 कंपनी की, ऑलराइट,
सेक्शन 8 टॉप सेक्शन 8 कंपनीज इन इंडिया। पे अटेंशन, आई होप कि इसके बाद आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। देखिए अगर हम बात करें रिलायंस इन्फोसिस फाउंडेशन, अब सुनो, ये यहां पे नाम अपना मॉड्यूल पे साइड में लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा, ठीक है, काम आता है, पता होना चाहिए, एग्जाम ओरिएंटेड भी है, ठीक है, एग्जाम में क्वेश्चन हो सकता है, एग्जाम में पूछते भी हैं, एग्जीक्यूटिव लेवल पे पूछते हैं, प्रोफेशनल लेवल पूछते हैं, सीएंटर लेवल पे पूछते हैं। अब एक बात समझो, आपको ये समझना जरूरी है कि जो क्वेश्चन यहाँ पे डेवलप हो सकता है आपसे एग्जामिनेशंस को लेके हो सकता है, ठीक है, कोई केस बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है, सो ध्यान से देखिएगा। अच्छा, यहां इन्फोसिस ने किस पे फोकस किया, ध्यान से देखिएगा, प्राइमरी एजुकेशन, ध्यान से देखिएगा इधर, प्राइमरी एजुकेशन, रूरल डेवलपमेंट एंड मोर। तो इसके सेक्शन 8 कंपनी का जो ऑब्जेक्ट है क्या है यहाँ पे इन्फोसिस के, क्या रूरल डेवलपमेंट है, ठीक है, जैसे हमने सोसाइटी वेलफेयर, ये हम बात करेंगे प्राइमरी एजुकेशन, क्लियर। एंड इसके अलावा देखें रिलायंस फाउंडेशन क्या कर रहा है, ये इसका अगर ऑब्जेक्टिव देखें, सस्टेनेबल ग्रोथ इन इंडिया रिगार्डिंग रूरल डेवलपमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, आर्ट, कल्चर, ऑलराइट। वैसे टाटा फाउंडेशन को हम ध्यान से देखें तो यहां पर कह रहा है पीपल dedicated to the making a social impact. It raises hope for sustainable and promoting future as their areas of work, nutrition and healthcare, livelihoods, education and others. ऐसे Reliance Research Institute. So क्या कह रहे हैं आपसे, ध्यान रखिएगा, यहां कुछ एग्जाम्पल जरूर नोट कीजिएगा। इसके अलावा फेडरेशन ऑफ इंडिया चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज, चैम्बर ऑफ कॉमर्स, फेडरेशन इंटरनेशनल एंड इंडियन ट्रेड, प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन, हेल्थ एंड एजुकेशन फाउंडेशन, मुंबई इंडियन एंड इंटरनेशनल ट्रेड। अब सर मैं क्या सारे रटूं, नहीं, एटलीस्ट एक काम तो करो, कम से कम 4-5 तो नाम लिखो अपना मॉड्यूल में साइड में, एटलीस्ट पता तो हो। अभी तो बहुत इजी से नेम है सर, मुझे याद हो गया, वेरी गुड। इन्फोसिस फाउंडेशन, रिलायंस फाउंडेशन, टाटा फाउंडेशन, रिलायंस रिसर्च फाउंडेशन, एटलीस्ट ये 4-5 नाम अपना मॉड्यूल में लिखिए, ठीक है। अब देखिएगा आज का सेशन में जो हम आगे जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन है, वो ये है कि कंप्लायंसेस क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होंगी। अब ध्यान से सुनना एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा अगर तुम कहीं ट्रेनिंग ज्वाइन कर चुके हो, तुम्हारे क्लाइंट्स में से कोई ऐसा क्लाइंट है जो सेक्शन 8 कंपनी का है, और जनरली आजकल होते हैं, ठीक है, अक्सर फॉर्म्स में आपको मिल जाएंगे सेक्शन 8 कंपनी के भी आपको क्लाइंट्स। सो रिमेंबर वन थिंग, ये सारी एस्पेक्ट जो मैं डिस्कस करने वाला हूं डिटेल और फटाफट से याद भी कराऊंगा, ये सब आपके काम आने वाला है, ऑलराइट। सो पे अटेंशन। अब देखिएगा, अगर हम बात करें कंप्लायंस एंड सेक्शन 8 कंपनी, अभी हमने एक बात सिंपल समझ लिया, सेक्शन 8 कंपनी का मतलब है जो लिमिटेड लायबिलिटी का कॉन्सेप्ट एंजॉय करती है। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब है मेंबर्स की लायबिलिटी लिमिटेड होगी, जितना वो शेयर्स में ले रहे हैं अमाउंट उतना ही, ये बात हमें अच्छे से पता होगा, ऑलराइट। अब देखिएगा, अगर हम बात करें तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करना पड़ेगा। ये पैराग्राफ पढ़ा नहीं रहा हूं, सुना रहा हूं, ध्यान सुनना। सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे आफ्टर द रजिस्ट्रेशन, आप सेंट्रल गवर्नमेंट को अप्लाई करेंगे फॉर लाइसेंस, और सेंट्रल गवर्नमेंट को लगाना तो लाइसेंस कैंसिल भी कर सकता है, डिपेंड्स ऑन द कंडीशंस, टर्म एंड कंडीशंस ऑफ द लाइसेंस। इफ यू नो व्हाट ब्रेक द टर्म एंड कंडीशन ऑफ द लाइसेंस एज यू नो ग्रांटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, देन सेंट्रल गवर्नमेंट हैज पावर टू रिवोक सच लाइसेंस, ऑलराइट। इसके अलावा अगर ऑब्जेक्ट की बात करें, कॉमर्स, आर्ट, साइंस, स्पोर्ट, एजुकेशन, रिसर्च, सोशल वेलफेयर, रिलीजन, चैरिटी, प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट, सर इतना सारा, हाँ जी, जो भी चाहें आप। आपका लगता है कि मैं एजुकेशन के लिए कुछ करना चाहता हूं, मुझे लगता है कि मैं प्रोटेक्शन ऑफ एनवायरनमेंट के लिए कुछ करना चाहता हूं, तो आप उसमें से किसी भी एक को ऑप्ट कर सकते हैं, ये एक से ज्यादा भी ऑप्ट कर सकते हैं। इज इट क्लियर? बट यू हैव टू मेंशन एनी यू नो व्हाट वन ऑब्जेक्ट इन योर मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। याद रहेगा? आई होप याद रहेगा। नेक्स्ट, कंपनी आफ्टर इनकॉर्पोरेशन इंटेंड्स टू अप्लाई इट्स प्रॉफिट और एनी इनकम प्रमोटिंग इट्स ऑब्जेक्ट ओनली। कहीं और मत खर्च कर देना, सिर्फ अपने ऑब्जेक्ट पे अप्लाई करना। दूसरी थर्ड इंपॉर्टेंट बात, डिविडेंड को डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना है अमंग द मेंबर्स, प्रोहिबिट टू पेमेंट ऑफ डिविडेंड टू इट्स मेंबर। जी हाँ, मेंबर्स को डिविडेंड नहीं मिलेगा, ये सर हम जानते हैं। तो आगे चलिएगा और अजम्पशंस को याद करते हैं, समझते हैं। फायदा बहुत कुछ होने वाला है क्योंकि बहुत सारे सेक्शन यहां डिस्कस करूंगा, तो ध्यान से ध्यान रखिएगा, ऑलराइट। चलिएगा, एग्जाम्पशंस की बात करते हैं। सेक्शन 2 क्लॉज 24 से सबसे पहले एग्जाम्पशन बाहर निकल के आती है और कहती है जी इस कंपनी को सेक्शन 2 क्लॉज 24 की एग्जाम्पशन मिली हुई है, मतलब यू Section 8 companies not required to appoint qualified company secretary. Oh my God. देखो एग्जाम में क्वेश्चन आ जाती है, तुम ध्यान से याद रखोगे। एक क्वेश्चन दिया सेक्शन 8 कंपनी के, कुछ 5-6 उन्होंने ट्रांजैक्शंस दिए, ट्रांजैक्शंस में से तुम्हें आइडेंटिफाई करना होगा कि वेदर द सेक्शन कंपनी विल गेट द एग्जम्पशन और नॉट।
So first of all, we have to understand that Section 2 Clause 24 shall not apply Section 8 company. So Section 2 Clause 24 किस बारे में कह रहा है, देखो ना ध्यान से. Section 8 company are not required to appoint company secretary. क्या बोल रहे हैं? Section 8 company के केस में देखो ये वाला ध्यान रखो, नहीं करना है. फिर नेक्स्ट आता है अगर सेक्शन 2 क्लॉज 68, सेक्शन 2 क्लॉज 78, 71, मतलब आप जब सेक्शन 8 कंपनी बनाएंगे वो प्राइवेट या प्राइवेट हो सकती है, प्राइवेट या पब्लिक हो सकती है, सर प्राइवेट या पब्लिक हो सकती है. उसके बाद ना मिनिमम पीरियड ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट दोनों पे अप्लाई नहीं होती. मतलब सर प्राइवेट कंपनी बनाओ या पब्लिक कंपनी बनाओ, पहले 1956 वाले एक्ट में ना मिनिमम पीरियड ऑफ कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी करनी पड़ती थी. 1 लाख फॉर प्राइवेट कंपनी, 5 लाख फॉर पब्लिक कंपनी. सर अब याद रखना है, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि आज के डेट में इसकी हम बात नहीं कर रहे हैं. सेम कह रहा है उसके एग्जम्पशन तो यहां पर किसको मिलेगी, सेक्शन 8 कंपनी को मिलेगी, क्योंकि सेक्शन 8 कंपनी पहले क्या आपको प्राइवेट या पब्लिक या प्राइवेट कंपनी बनानी पड़ती है. तो यहां पर एग्जम्पशन आपको मिलेगा कैसा, मिनिमम पेड अप शेयर कैपिटल से. याद रहेगा पहला एग्जम्पशन क्या बोले थे, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी. सर क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं करना है तो क्या ऐसा होगा कि अनक्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी कर ले? ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि जब वो कह रहा है अनक्वालिफाइड, सॉरी क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं कर रहा, मतलब वो रिक्वायरमेंट नहीं है कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट करने की. सेकंड क्या कर रहे हैं, मिनिमम पीरियड ऑफ कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी नहीं है. थर्ड आता है सेक्शन 96 सबसेक्शन 2. सर सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 आप जानते होंगे कि कंपनी की जनरल मीटिंग करने के लिए आपको टाइम, डेट, प्लेस ऑफ ईच एजीएम, जी हाँ मतलब क्या कर सकते हैं, टाइम, डेट, इवन टाइम किस वक्त पर होगी, किस तारीख को होगी और कहां पर होगी. यहां पर सेक्शन 8 कंपनी एडवांस में, जी हां इसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एडवांस में ही डिसाइड कर सकते हैं कि सेक्शन 8 कंपनी की किस डेट पर, किस टाइम पर, किस प्लेस पर बोर्ड मीटिंग, सॉरी जनरल मीटिंग होगी. ये एग्जम्पशन एक फ्लेक्सिबिलिटी है. अदरवाइज जनरल प्रोविजन क्या कहता है, बोला नहीं नहीं आप एडवांस में डिसाइड कर लोगे. बात पकड़ना, देखो ध्यान से आओ. सेक्शन 96 सबसेक्शन 2 क्या कहता है, provided for that time, date and place of each AGM are decided beforehand, upon beforehand, before मतलब in advance or all in advance, in advance मतलब आप पहले से ही कर सकते हैं, by the board of directors having regard to the directions if any given in this regard by the company general meeting. Now listen very carefully, यहां बच्चा मिस्टेक कर रहा था. क्या सर यहां पर एब्सोल्यूट अथॉरिटी है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का? ऑफ कोर्स नॉट. मतलब टाइम, डेट एंड प्लेस है यहां पर सेक्शन 8 कंपनी की एजीएम का. ऑफ कोर्स वो कैसे होगा, बोर्ड तो डिसाइड करेगा, बट कैसे, अगर मेंबर्स ने, सेक्शन 8 कंपनी के मेंबर्स ने जनरल मीटिंग में कोई स्पेसिफिक डायरेक्शंस दिए हुए हैं, ऑफ कोर्स तो उसी के अकॉर्डिंग वो एडवांस में, बिफोर हैंड मतलब एडवांस में डिसाइड कर सकते हैं टाइम, प्लेस एंड डेट ऑफ एजीएम. आई होप याद हुआ होगा और समझ भी आया होगा क्या कह रहे हैं. डायरेक्शंस का मतलब यहां पर ये नहीं है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की एब्सोल्यूट अथॉरिटी है कि अपना मन मर्जी किया, टाइम कोई सा भी डिसाइड कर दिया, कोई सा भी प्लेस कर दिया, कोई सा भी डेट कर दिया. नहीं नहीं, डायरेक्शंस मतलब यहां पर क्या कह रहा है, कंट्रोल मेंबर का ही रहेगा, कंट्रोल्स मेंबर का भी रहेगा. ठीक है, तो एडवांस में डिसाइड हो सकता है. अब देखो सेक्शन 96 सेक्शन 2 कहता है टाइम, डेट एंड वेन्यू ऑफ एजीएम इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, द टाइम, डेट एंड एजीएम are decided beforehand by the board of director having regard to the directions if any given to this what कौन देगा, मेंबर लोग वो डिसाइड करेगा, बताएगा. ठीक है, एंड मजे की बात देखिएगा, सेक्शन 8 कंपनी कैन होल्ड इट्स एजीएम ऑन नेशनल हॉलिडे. ऐसा करते नहीं है, नेशनल हॉलिडे पे नहीं करते हैं, लेकिन ये नेशनल हॉलिडे पर भी सेक्शन 8 कंपनी. अब इंटरेस्टिंग प्रोविजन है, समझो. कई बार क्या होता है ना, ध्यान से अगर समझा नहीं होता है तो गड़बड़ हो जाती है. एग्जाम में हम लिखाते हैं, हम बोला नहीं जी सेक्शन 8 कंपनी है, ठीक है, नेशनल हॉलिडे पे तो नहीं पाप लगेगा, नेशनल हॉलिडे पे तो तुम अपना एजीएम कर ही सकते हो. नहीं नहीं, सेक्शन 8 कंपनी है, ध्यान सुनना बाबू, सेक्शन 8 कंपनी है और नेशनल हॉलिडे पर भी कर सकती है. फॉर एग्जाम्पल नेशनल हॉलिडे का एग्जाम्पल पता होगा, 2 अक्टूबर 26 जनवरी, 15 अगस्त, ये क्या है मेरे बच्चों, नेशनल हॉलिडेज. ऑलराइट, सो नेशनल हॉलिडे पर भी या कोई और डे जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट नेशनल हॉलिडे डिक्लेयर कर दे, उस डे पर भी इस कंपनी, जी हाँ सेक्शन 8 कंपनी एजीएम कर सकता है. सो पहला कंपनी हमने सीखा, क्वालिफाइड कंपनी सेक्रेटरी अपॉइंट नहीं करना. दूसरा सर दूसरा भी, हाँ सुनो एक इंपॉर्टेंट बात सुनो, हमने ना याद भी साथ में करना है. ऐसा नहीं इतना लंबा चौड़ा लिस्ट जो है वो पढ़ाते चले जाएंगे तुम परेशान हो जाओगे. ठीक है,
याद भी करना है, ठीक है। मैं यहां सिर्फ रीडिंग नहीं करवाने वाला हूं, समझाऊंगा भी, याद भी करवाऊंगा। सो दूसरा अजम्पशन फटाफट से बोलो ना सर। सेकंड अजम्पशन जो है वो सर मिनिमम पीरियड कैपिटल रिक्वायरमेंट है, जो कि अप्लाई नहीं होती है सेक्शन 8 पे, क्या पे नहीं होती है, ठीक है, कंपनी के इसमें। थर्ड अगर हम बात करेंगे सर, ये अपना टाइम, डेट और प्लेस एजीएम का एडवांस में डिसाइड कर सकता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, बट अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन एज गिवन बाय द शेयर होल्डर्स जनरल मीटिंग। सेक्शन 101 आ गया। सेक्शन 101 जनरली जब हम नोटिस भेजते हैं ना, आई होप याद होगा, लेकिन सुनो ध्यान से, जब नोटिस भेजते हैं सेक्शन 101 अप्लाई होता है जनरल मीटिंग का, जो 21 क्लियर डेज की बात करता है। 21 क्लियर डेज की बात करता है, मतलब आपको याद होगा जिस दिन मीटिंग होना है उस डे को हम काउंट नहीं करते हैं, जिस दिन नोटिस भेजा उसे काउंट नहीं करते हैं। एंड 40 डेज ऑफ ट्रांसमिशन, 40 डेज ऑफ ट्रांसमिशन, ऐसे हम उनको हटाने के बाद 21 क्लियर डेज कैलकुलेट करते हैं। सेम यहां पर भी अप्लाई होगा, फर्क इतना है डेज चेंज हो गए, डेज के चेंज हो गए। यहां 14 डेज का नोटिस होगा, ध्यान से देखिएगा, 21 की जगह 14 डेज का नोटिस होगा। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, इंपॉर्टेंट बात है। सर मेरे मॉड्यूल में सर मैं कैसे नोट करूं? अब सुनो मेरी बात, मॉड्यूल है अभी आपके पास, वेल एंड गुड, तो सीएस प्रोफेशनल स्टूडेंट्स इन्हें हाईलाइट कर लेना, इसी तरह से इजी रहेगा, फटाफट याद हो जाएगा। दूसरा, किसी के पास अभी मॉड्यूल अवेलेबल नहीं है, स्क्रीनशॉट तो ले सकते हो, स्क्रीनशॉट लो और बाद में मेरे से भी याद कर लो, स्क्रीनशॉट से एक बार देखना, उसे रिवाइज करना, और जब लगे कि हाँ कॉन्फिडेंट आ गया है वहां से हटा देना और अपना बुक से चेक करना। क्लियर? चलिए, सो 101 की अगर बात करेंगे 21 क्लियर डेज की जगह यहां पर 14 डेज का क्लियर नोटिस देना पड़ेगा। ऑलराइट, सेक्शन 118 की बात करें, अब इंटरेस्टिंग है सेक्शन 118 की बात करें। देखो यहां पे कह रहा है Section 118 shall not apply as a whole except that the minutes may be recorded within the 30 days of the conclusion of every meeting in case of a company where the articles of association provides for a confirmation of minutes by circulation of। मतलब ध्यान सुनना, सबसे पहले सेक्शन 118 को समझते हैं। ये कहता है डील्स विद द मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स ऑफ जर्नल एंड बोर्ड एंड अदर मीटिंग्स। सेक्शन 118 क्या कह रहा है? मिनट्स ऑफ द मीटिंग, चाहे वो जर्नल मीटिंग क्या हो, बोर्ड मीटिंग क्या हो या अदर मीटिंग्स के हो। 118 does not apply to Section 8 company except that minutes may be recorded within 30 days of the conclusion of every meeting in case of a companies where articles of association provides। ये इंपॉर्टेंट लाइन है, इसलिए यहाँ पे डिफरेंट कलर से हाईलाइट किया है, तो हम ध्यान तो दो एक बार। यहाँ क्या कर रहे हैं? In case of companies where the articles of association provides for confirmation of minutes by circulation, confirmation मतलब कह रहा है, सुनो ना ध्यान से, अगर पहला मिनट्स आप अपना 30 डेज में रेडी कर लो मीटिंग के कंक्लूड होने से, मीटिंग हो गया, कंक्लूड हो गया, कंक्लूजन मतलब डिसीजन ऑफ द मीटिंग डिसाइड हो गया। अब 30 डेज के अंदर उसको आप क्या करोगे? प्रिपेयर कर लोगे मिनट्स को। अब यहाँ पे जो वर्ड यूज करें, कंक्लूजन ऑफ एवरी मीटिंग इन केस ऑफ अ कंपनी, इन केस ऑफ अ कंपनी, यहां से इंपॉर्टेंट लाइन आ रहा है, केस ऑफ अ कंपनी वेयर आर्टिकल्स provides for confirmation of minutes by circulation। अगर सेक्शन 8 कंपनी के, ध्यान से सुनना मेरी बात को, सेक्शन 8 कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि मिनट्स की कंफर्मेशन, सर मिनट्स की कंफर्मेशन करनी जरूरी होती है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोर्ड मीटिंग अज्यूम कर लेते हैं एक बार, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स हैं, फटाफट सुनना, बोर्ड मीटिंग के मिनट्स हैं। बोर्ड मीटिंग में आपने मान लीजिएगा 5 डायरेक्टर ने पार्टिसिपेट किया और एक डायरेक्टर ने 2 3 4 5, इन 5 ने अपने अपने ओपिनियन रखे, और वो ओपिनियन जो रखे थे वो उन्हें वहां रिकॉर्ड किया जाएगा, क्योंकि हम बोलेंगे प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग, उन्हें रिकॉर्ड किया जाएगा। अब मान लीजिएगा उसमें देखा जाएगा कि किस डायरेक्टर की कंसेंट फेवर में थी, किसके अगेंस्ट। एंड सपोज अगर ये सब मिनट्स रेडी हो गए, सर्कुलेट किए जाएंगे, तो मैं उस चीज को देखूंगा जिसके लिए मैंने कंसेंट दिया था, जो मैंने कहा था, मैं उसके लिए अकाउंटेबल हो जाऊंगा। और आपको पता है ना कि मिनट्स जो हैं हमारे लिए एक तरह से कंक्लूसिव एविडेंस होते हैं प्रोसीडिंग्स ऑफ द मीटिंग। ऑलराइट, सो इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। सेक्शन 8 कंपनी के अंदर अगर आर्टिकल कह रहा है कि मिनट्स की सर्कुलेशन की जाएगी फॉर कंफर्मेशन, और आर्टिकल में लिखा है, बात ध्यान सुनना, आर्टिकल में लिखा है सेक्शन 8 कंपनी के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है मिनट्स की कंफर्मेशन बाय सर्कुलेशन की जाएगी, मिशन की कंफर्मेशन बाय सर्कुलेशन की जाएगी। ऐसे केस में आर्टिकल सेक्शन 118 पूरी तरह से अप्लाई नहीं किया जाएगा, मतलब मिनट्स पूरी तरह से अप्लाई नहीं होगा। आपने सिर्फ 30 डेज में मीटिंग कंक्लूड होने के बाद मीटिंग के जो मिनट्स है वो प्रिपेयर करने हैं। ऑलराइट, नाउ सेक्शन 136 सब सेक्शन 1 की बात करें।
सेक्शन, अब जब देखो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आप जानते होंगे, क्योंकि जब भी जनरल मीटिंग की जाती है तो 21 क्लियर डेज पहले ही फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी सेंड किए जाते हैं मेंबर्स को। वो इसलिए ताकि 21 क्लियर डेज पहले मीटिंग होने से 21 डेज पहले एटलीस्ट वो बहुत प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग हो जाए उन्हें कि कंपनी की फाइनेंशियल्स अफेयर्स क्या रहे थ्रू आउट द ईयर, फाइनेंशियल अफेयर्स कह रहे हैं थ्रू आउट द ईयर। दैट इज द रीजन कि कंपनी अब यहां अपने फाइनेंशियल्स क्योंकि मीटिंग करेगा, वहां डिस्कशन किया जाएगा। सेक्शन 8 कंपनी में 21 डेज की बजाय हमें 14 डेज पहले ही, जी हाँ, जब हम नोटिस भेज रहे होते हैं उसी वक्त हम साथ में फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी साथ में दे देते हैं। तो यहाँ जो रिक्वायरमेंट सेक्शन 136 की है वो 14 डेज में है फाइनेंशियल स्टेटमेंट सेंड करने की। आई होप ये बात यहाँ होगा बुद्धि में। देखो सेक्शन 8 कंपनीज में सेंड ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट 14 डेज बिफोर द डेट ऑफ द AGM। क्लियर? फर्दर देखते हैं सेक्शन 149, इंटरेस्टिंग सेक्शन आ गया। कहता है देखो मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स आपकी कंपनी में 15 हो सकते हैं। इफ यू वांट टू गो बियॉन्ड नंबर ऑफ 15 देन इट इज कॉल्ड SR, स्पेशल रेजोल्यूशन। 1956 वाले में ना स्पेशल रेजोल्यूशन भी लगता था, सेंट्रल गवर्नमेंट की अप्रूवल भी लगती थी, बट यहां पर ना सिर्फ सेक्शन 8 कंपनी में सर, जी हाँ, सेक्शन 8 कंपनी में ऐसा झंझट नहीं है। मतलब देखो ध्यान से, मैक्सिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर एंड परमिशन फॉर अ शेयर होल्डर फॉर हैविंग डायरेक्टर्स एक्सीडिंग 15 नंबर इज एग्जाम्प्टेड। मतलब इफ सेक्शन 8 कंपनी वांट्स टू अपॉइंट मोर देन 15 डायरेक्टर्स, कंपनी कैन डू सो विदाउट वरिंग अबाउट स्पेशल रेजोल्यूशन। स्पेशल रेजोल्यूशन के लिए वेट नहीं करना है, मेंबर्स का वेट नहीं करना, वो परमिशन देंगे, आपकी कंपनी कर सकती है। पे अटेंशन, ऑलराइट। सर हमने क्या क्या सीखा? क्वालिफाइड कमिटी सेक्रेटरी, ध्यान से रिवाइज फटाफट ना रिवाइज करेंगे। क्वालिफाइड कमिटी सेक्रेटरी अपॉइंट करने का कोई जरूरत नहीं है। इसके अलावा आपको मिनिमम पेड कैपिटल रिक्वायरमेंट का जरूरत नहीं है। सर इतना सारा 21 क्लियर डेज का नोटिस अगर 14 डेज का नोटिस आएगा। ऐसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अगर भेजना है 14 डेज में भेजना है। ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 14 डेज पहले ही भेजना है, 21 डेज पहले नहीं भेजना है। आई होप ये सारे पॉइंट्स याद हो रहे होंगे। सर्कुलेशन की अगर बात करेंगे, ऑलराइट, ऑफ कोर्स AGM अगर AGM करेंगे तो उसका टाइम, डेट, प्लेस पहले से डिसाइड किया जा सकता है अकॉर्डिंग डायरेक्शन एज गिवन बाय द शेयरहोल्डर इन जनरल मीटिंग। एंड लास्ट वन वाज जब हमने भी डिस्कस किया 15 मैक्सिमम 15 डायरेक्टर्स जनरली कंपनीज में होता है और 15 के बियॉन्ड स्पेशल रेजोल्यूशन फाइल किया जाता है, पास किया जाता है। पर सेक्शन 8 कंपनी के अंदर ऐसा लिमिट नहीं है, कंपनी कर सकता है सेक्शन कंपनी। Alright, now section 149 let's talk about what? section 149 में डायरेक्टर्स की बात करते हैं। उसके अलावा हम देखें सेक्शन 4 टू सेक्शन, ध्यान से सुनना, सेक्शन 4 टू सेक्शन 13, सेक्शन 4 टू सबसेक्शन 4 टू 13 टॉक अबाउट इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। और बोला सेक्शन 8 कंपनी जाओ ऐश करो, तुम पर अप्लाई नहीं होना है, इसलिए ध्यान से सुनना, बात पकड़ में आ रहा है। सेक्शन 149 सबसेक्शन 4 टू सबसेक्शन 13 shall not apply section 8 company which talk about independent directors, provision relating to independent directors. All right, now section 150 की अगर बात करें, selection of independent directors को यहाँ पे करें, selection of independent directors and maintenance of data bank of independent director. Do you think ये अप्लाई होगा? नहीं ना, बात पकड़ में आया। सिंपल ट्रिक है, सब सेक्शन 4 से सेक्शन 13 अगर तुमने पहले पढ़ा है, नहीं पढ़ा है सर मेरे को तो पता भी नहीं है, कोई बात नहीं, इतना तो याद रख सकते हो कि सब 114 से सेक्शन 149 सब सेक्शन 4 तो सब सेक्शन 13 टॉक्स अबाउट प्रोविजन रिलेटिंग टू द इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। वो सेक्शन 8 कंपनी में अप्लाई नहीं होता। जब वो अप्लाई नहीं होता तो सिलेक्शन ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, उसका डेटा बैंक मेंटेन करने का कॉन्सेप्ट कहां से अप्लाई होगा? लॉजिकल बात है। ऑलराइट, नेक्स्ट सेक्शन 152 सबसेक्शन 5 की अगर बात करें, सेक्शन 152 सबसेक्शन 5 की बात करें तो क्या था जी? अपॉइंटमेंट ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं हम लोग, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं तो हमें सेक्शन 52 की याद आती है, सेक्शन 152 की याद आती है। सुनो ना, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स की बात करते हैं, सेक्शन 152 की याद आती है। वहां पर एक बात कह रहा है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट नहीं करनी है, अभी बताया था ना। ऑलराइट, चलिए सेक्शन 160 की अगर बात करते हैं, ध्यान से सुनते जाइएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पर, ठीक है, तभी याद होगा, अभी रिवाइज भी करवाएंगे, ठीक है। 160 डील्स विद द राइट ऑफ अ पर्सन अदर देन अ रिटायरिंग डायरेक्टर टू स्टैंड फॉर डायरेक्टरशिप। आपको देखो, सुनो ना, आपको पता है ना, जनरली पब्लिक कंपनीज के अंदर एक आपको है ना एक अपॉर्चुनिटी मिल जाता है। क्या मिल जाता है कि सपोज आप सपोज एक कॉमन मैन, ठीक है, अज्यूम कीजिएगा, और आप चाहते हैं कि मैं इस पब्लिक कंपनी में डायरेक्टर बन जाऊं, ठीक है। अच्छा, अब जब अगर डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो आपको अपना सपना पूरा करने के लिए 1 लाख रुपया का सिक्योरिटी डिपॉजिट करना पड़ेगा, ठीक है, फॉर्म भर के कि हाँ जी आई एम इंटरेस्टेड टू to participate to become a director of this company,
अब ऐसे केस के अंदर क्या होगा ना सुनना, आपको एक्चुअली वोटिंग लेनी पड़ेगी ऑफ कोर्स, मतलब आपके फेवर में इस ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास होना चाहिए, तब आप उसके कंपनी के डायरेक्टर बनेंगे, या एटलीस्ट 25% वोट आपके फेवर में आया हो तो आपकी सिक्योरिटी आपकी 1 लाख मिल जाएगी। ये कॉन्सेप्ट में क्या है कि रिटायरिंग डायरेक्टर की जगह कोई और डायरेक्टर, कोई और पर्सन है वो कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है, या कुछ मेंबर्स हैं वो चाहते हैं कि इस इंसान को कंपनी का डायरेक्टर बनाया जाए, तो ऐसे केस के अंदर जैसे मैंने बताया प्रोविजन कहता है कि आपको 1 लाख की सिक्योरिटी आपके फेवर में है ना, रेजोल्यूशन पास होना चाहिए तभी आप डायरेक्टर बन सकते हैं। सेक्शन 8 कंपनी के अंदर कॉन्सेप्ट ही नहीं है, लेकिन कह रहा है इंपॉर्टेंट एक बात है, ध्यान रखना। क्या कहता है, सेक्शन 160 शैल नॉट अप्लाई टू सेक्शन 8 कंपनीज वेयर आर्टिकल्स प्रोवाइड फॉर इलेक्शन ऑफ डायरेक्टर बाय बैलेट। लेकिन अब अगर मान लीजिएगा सेक्शन 8 कंपनी में आर्टिकल्स में, यह इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से रखना इस बात को, आर्टिकल्स में कहां पर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है कि डायरेक्टर्स की अपॉइंटमेंट बैलेट के थ्रू होगी। ओए होए, बैलेट के थ्रू होगी तो फिर जो ये नया इंसान इस कंपनी में डायरेक्टर बनना चाहता है, इसके बारे में कौन बताएगा, कैसे डिस्कस करेगा, सिलेक्शन कैसे होगा? तो सर क्या करें, अगर आर्टिकल में लिखा हुआ है सेक्शन 8 कंपनी के अंदर, तो रिटायरिंग डायरेक्टर के अलावा कोई दूसरा पर्सन, यहां पे ध्यान सुनना, सेक्शन 860 विद राइट ऑफ अ पर्संस अदर देन रिटायरिंग डायरेक्टर, और उस पर्सन के राइट्स यहां पर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, किसमें, डायरेक्टरशिप में खड़े होने के लिए। तो मतलब सेक्शन 8 कंपनी के अंदर अगर उसका आर्टिकल्स में डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट बाय बैलेट होती है, इस केस के अंदर वापस सुनना, बैलेट के थ्रू होती है, इस केस के अंदर ना वो जो पर्सन है, जो रिटायरिंग डायरेक्टर के अलावा कोई दूसरा पर्सन है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ऑलराइट, चलेगा। सेक्शन 165 सेक्शन 1 की अगर बात करें, सर मैं कंपनी में डायरेक्टर हूं, मेरी मैक्सिमम डायरेक्टरशिप कितनी हो सकती है? आई होप ये कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा। मैक्सिमम 10 पब्लिक कंपनीज, इसकी रिक्वायरमेंट डिफरेंट है, ऑलराइट, अगर सब कुछ मिला मिलू तो 20 के आसपास है। लेकिन यहां ना जब हम इसे कैलकुलेशन करेंगे लिमिट को, मतलब एक मिस्टर ए होल्डिंग डायरेक्टरशिप इन 10 कंपनीज एंड ऑल 10 आर पब्लिक कंपनी, अब वो 11 नहीं कर सकते, पाप लगेगा। कौन मारेगा पाप लगाएगा? कंपनी से लगाएगा। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ध्यान सुनना, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर ऑल ओवर लिमिट की कैलकुलेशन करें हम लोग, तो उसमें पब्लिक और प्राइवेट मिला लें हम लोग, तो कितना हो सकता है? 20, सब्जेक्ट टू मैक्सिमम 10 पब्लिक। क्लियर एकदम? अब ऐसा नहीं होता है कि 10 पब्लिक कर ली और 10 मैंने प्राइवेट कर ली, नहीं, 10 अगर हो गया ना तो नहीं कर सकते उससे ज्यादा, फिर 10 अगर पब्लिक हो गया। लेकिन अगर इसमें से कोई सेक्शन 8 कंपनी निकला, सेक्शन 8 कंपनी निकला, तो सेक्शन 8 कंपनी इस लिमिट में कैलकुलेट ही नहीं होगा। सेक्शन 165 सेक्शन 1 ये बात करता है, रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप ऑफ सेक्शन 8 कंपनी आर नॉट रेकन फॉर दिस पर्पस। सॉरी, इतने सारे बता दिए आपने, एक बार रिवाइज करवा दीजिएगा फटाफट से। देखो, फर्स्ट हमने डिस्कस किया था क्या, सीएस का अपॉइंटमेंट का जरूरत नहीं है। दूसरा, मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट का जरूरत नहीं है। मेरे साथ बोलो यार, लिस्ट कैसे याद करोगे, बोलो, ठीक है। और सुनो, शर्माओ मत, कोई भी बेटा बोलो, ठीक है। एंड टाइम, डेट एंड प्लेस ऑफ द एजीएम एडवांस में डिसाइड हो सकता है अकॉर्डिंग डायरेक्शन एज गिवन बाय द शेयर होल्डर्स, मतलब वो उसका फोर्स कंट्रोल तो उन शेयर होल्डर्स करेगा, पर ये हम लोग एडवांस में डिसाइड कर सकते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ऑलराइट, अगर हम सेक्शन 101 की बात करें, नोटिस ऑफ जनरल मीटिंग, यहाँ 14 डेज का ही अप्लाई होगा। इसके अलावा सेक्शन 118 कहता है कि मिनट्स आपको विद 30 डेज में अपने प्रिपेयर करना है। अगर आर्टिकल्स आपका जो है, वैसे सेक्शन 118 जो है टॉक अबाउट मिनट्स ऑफ प्रोसीडिंग्स, उस पर पूरी तरह से अप्लाई नहीं होता है। बस इतना ही अप्लाई होगा कि आप अपनी मीटिंग के कंक्लूजन के 30 डेज के अंदर मिनट्स प्रिपेयर करें और सर्कुलेट करें, ठीक है, फॉर कंफर्मेशन। अगर आर्टिकल्स में लिखा है तो सर्कुलेशन करना होगा मिनट्स की कंफर्मेशन के लिए। ऑलराइट, चलिए। इसके अलावा सेक्शन 136 सेक्शन 1 की बात करते हैं, फाइनेंशियल ऑडिट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स 14 डेज पहले, अदरवाइज नॉर्मली 21 डेज होता है। इसके अलावा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का कोई प्रोविजन यहाँ अप्लाई नहीं होने वाला है, ठीक है। और अगर हम बात करें डायरेक्टरशिप की, आई मीन अगर कोई राइट ऑफ अ पर्सन है देन रिटायरिंग डायरेक्टर, ऑफ कोर्स अगर इस कंपनी में, कंपनी के अंदर आर्टिकल्स में डायरेक्टर की अपॉइंटमेंट थ्रू बैलेट पेपर लिखा गया है, तो और कोई पर्सन इसमें इस डायरेक्टरशिप के लिए स्टैंड नहीं कर सकता है। एंड जब हम बात करेंगे सेक्शन 165 सेक्शन 1 मतलब डायरेक्टरशिप की, नंबर ऑफ डायरेक्टरशिप, तो सेक्शन 8 कंपनी को इस लिमिट में कैलकुलेट नहीं करेंगे, ठीक है। एंड नाउ नेक्स्ट इज सेक्शन 173 सेक्शन 1 बात टॉक अबाउट फ्रीक्वेंसी ऑफ बोर्ड मीटिंग। सर वैसे जनरली 4 मीटिंग्स इन अ ईयर, ठीक है, याद होगा, एंड बिटवीन 2 मीटिंग्स, बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स, द गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स शुड नॉट एक्सीड 120 डेज। बट सेक्शन 8 कंपनी में कितना होगा, बोला 2 मीटिंग करना है साल में, ठीक है, वंस इन एवरी 6 मंथ्स। देखो
बोर्ड ऑफ डायरेक्टर shall hold at least one meeting in every 6 calendar months, ऑलराइट, चलेगा। ये तो याद होगा सेक्शन 8 कंपनी के अंदर, सेक्शन 8 कंपनी में कितना करना है, एक मीटिंग, एक से ज्यादा करो, हमें कोई इश्यू नहीं है, ये स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट है आपको, एवरी 6 मंथ्स यू हैव टू होल्ड एटलीस्ट 1 बोर्ड मीटिंग, ऑलराइट। अगर देखा जाए तो ईयरली 2 मीटिंग होना जरूरी है, ये स्ट्रक्चरल रिक्वायरमेंट्स है, क्लियर। एंड सर यहाँ पर सेक्शन 8 कंपनी में वो रिक्वायरमेंट लगेगा क्या, गैप बिटवीन 2 बोर्ड मीटिंग्स इन केस ऑफ सेक्शन 8 कंपनी, ऑफ कोर्स समझना कि एटलीस्ट 90 डेज का गैप होना चाहिए। अगर आपने पहले 6 महीने के अंदर एक बोर्ड मीटिंग किया है तो उसकी अगली जो मीटिंग होगी उसमें 6 महीने का गैप होना चाहिए, सॉरी 90 डेज का गैप होना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, समझना मेरी बात को, कि आपने अगर किया आप कीजिए, आपने पिछला आने वाले 6 मंथ्स में कर लिया है यहाँ पर, तो यहाँ में सपोज अगर अज्यूम कर लें हम लोग, आप जैन टू जून, तो अगर आप देखें यहाँ पर, अगर आपने 1 जून को किया है अपना फर्स्ट बोर्ड मीटिंग ऑफ दिस ईयर, तो आपका अगला यहाँ पे 90 डेज का गैप होगा। ऐसे नहीं कि जून में किया और जुलाई में कर दिया, बोला ठीक है हो गया काम, ऐसा नहीं है, ठीक है, 90 डेज का गैप रहेगी। चलिए सेक्शन 174 सेक्शन 1 की अगर बात करें तो कॉरम की बात करता है। कॉरम कितना होता है, 1/3 और 2 whichever is, समझना, आई होप प्रोविजन से याद किए होंगे। सेक्शन 174 सेक्शन 1 कहता है 1/3 ऑफ टोटल नंबर स्ट्रेंथ और डायरेक्टर whichever is हायर। सर हायर कैसे, सर मैं भूल जाता हूं सर, ये हायर याद रखना है लेसर याद रखना है। नाउ लिसन वेरी केयरफुली, कभी नहीं भूलोगे। हम चाहते हैं मीटिंग में ज्यादा पार्टिसिपेशन हो, ऑलराइट, मीटिंग में ज्यादा पार्टिसिपेशन हो, तो पार्टिसिपेशन के लिए ना एक बात इंपॉर्टेंट याद रखना, कॉरम हायर देखनी चाहिए, मतलब जितने ज्यादा डायरेक्टर या जितने ज्यादा मेंबर आएंगे कंपनी के लिए तो उतना अच्छा है ना, ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे, ज्यादा व्यूज मिलेंगे, ज्यादा डिस्कशन होगा, क्लैरिटी होगी, ट्रांसपेरेंसी होगी। तो ऐसे केसेस के अंदर जब भी हम पार्टिसिपेशन की बात कर रहे हैं और ये कंपनी के अच्छे के लिए है, तो ऐसे केसेस में क्या बोल रहा है, कॉरम कैसे होनी चाहिए, हायर। सो 1/3 और 2 whichever is हायर, ऑलराइट। लेकिन अगर सेक्शन 8 कंपनी में बात करते हैं तो बोलता है 8 मेंबर्स और 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ whichever is लेस। अब यहां पर क्या कर रहे हैं, यहां प्रोविजन, सर आप यहां सर मैं लेस कैसे याद रखूंगा, सुनो अजम्पशन दे रहे हैं, अजम्पशन क्या कह रहे हैं, अजम्पशन। तो यहां पर जब हम बात करेंगे सेक्शन 174 सेक्शन 1 के अंदर बोर्ड मीटिंग की, उसकी कॉरम की अगर बात करेंगे तो यहां बोल रहा है 1/3 और 2 कॉमन केस में, सेक्शन 8 कंपनी केस में 8 और 25% ऑफ इट्स टोटल स्ट्रेंथ whichever is लेस। एग्जाम्पशन दे रहे हैं इसलिए लेस वर्ड यूज किया गया है, यहां पर एग्जाम कर रहे हैं ना इसलिए, ऑलराइट, ठीक है सर, ये भी याद रहेगा। एंड हाँ, लेकिन ऐसा नहीं है, सुनो अब यहां पे क्या बोला आपने, 8 और 25% ऑफ टोटल स्ट्रेंथ। अब 25% मतलब 25% सपोज करो अगर 2 से भी कम आया तो वो नहीं चलेगा। मिनिमम कॉरम का मतलब क्या होता है, मीटिंग का मतलब क्या होता है, देयर मस्ट बी डिस्कशन बिटवीन एटलीस्ट 2 पर्सन ना, तो यहां पर कम से कम 2 तो होना ही चाहिए, 2 से कम नहीं चलेगा, क्लियर एकदम, ऑलराइट सर। नाउ सेक्शन 177 सेक्शन 2 कहता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर फॉर्मिंग अ मेजॉरिटी शैल बी ओमिटेड। कहां से, ऑडिट कमेटी बनानी पड़ती है ना, अब वो सर यहां पर अप्लाई होगा, नहीं होगा, ऑडिट कमेटी का कॉन्सेप्ट यहां अप्लाई नहीं होगा। ऑडिट कमेटी में हम लोग जानते हैं कि मेजॉरिटी ऑफ डायरेक्टर्स जो होंगे, मतलब ऑडिट कमेटी के मेंबर्स, उसमें मेजॉरिटी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स की होती है, बट यहां इस केस के अंदर सेक्शन 8 कंपनी के अंदर ऑडिट कमेटी का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो रहा है। देखो, ऑडिट कमेटी टू हैव अ मेजॉरिटी ऑफ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, इट इज नॉट रिक्वायर्ड टू सेक्शन 8 कंपनी। नेक्स्ट वही, अगर नॉमिनेशन कमेटी की बात करें एंड स्टेक होल्डरशिप, ये भी अप्लाई होना, सुनो ना, ऑडिट कमेटी, नॉमिनेशन, स्टेक होल्डर रिलेशनशिप कमेटी, वो कॉन्सेप्ट भी यहां अप्लाई नहीं होना है। 179 की अगर बात करें, सेक्शन 179 आपने याद होगा, लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, मेरे साथ बोलो, LGSI, लोन बोलो ना, बोलो, लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट, लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट। ऐसे केस में ना, अब सेक्शन 8 कंपनी की जब हम बात करेंगे, ध्यान सुनना, ये मैटर ना, अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, ध्यान सुनना, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, जनरल प्रोविजन बता रहा हूं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्ट कर रहे होंगे तो बोर्ड मीटिंग में आएंगे तमीज के साथ में और बैठेंगे और वहां डिस्कस करेंगे और उसके बाद रेजोल्यूशन पास करेंगे। कहां पर करेंगे, एट द बोर्ड मीटिंग, कहां पर करेंगे, बोर्ड मीटिंग पर। सेक्शन 8 कंपनी होगा तो सर्कुलेशन से काम चलवा देंगे जी। देखो कहता है बाय सर्कुलेशन इंस्टेड ऑफ एट मीटिंग, बात पकड़ में आ रहा है, लोन गारंटी सिक्योरिटी इन्वेस्टमेंट,
जब भी कंपनी करता है तो उसकी बोर्ड इस बारे में जो भी डिसीजन लेगा वो एट बोर्ड मीटिंग लेगा। बट सेक्शन 8 कंपनी इस मैटर के लिए उसकी बोर्ड मीटिंग को डिसीजन लेने के लिए, जी हाँ, वो सर्कुलेशन के थ्रू भी, सर्कुलेशन का मतलब ड्राफ्ट रेडी किया जाएगा, सर्कुलेट किया जाएगा सभी डायरेक्टर्स में। ऐसा नहीं है कि सेक्शन 8 कंपनी मीटिंग में नहीं कर सकता है, बट एक एग्जाम्पशन है, वो चाहे तो उसको सर्कुलेशन के थ्रू भी कर सकते हैं। अदरवाइज हम अदर केसेस में देखेंगे तो मीटिंग में ही करेंगे, ठीक है। सेक्शन 184, अब देखो समझो, यहाँ इंटरेस्टिंग है प्रोविजन, ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रोविजन। सेक्शन 184 186 इंपॉर्टेंट, भूल मत जाना, ध्यान सुनना। यहाँ क्या कह रहा है, अप्लाई ओनली इफ ट्रांजेक्शन विद रेफरेंस टू सेक्शन 188 सर क्या बात करता है, रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन सेक्शन 188 on the basis of terms and conditions of the contract or arrangements exceeds 1 लाख रुपीस। मतलब अगर रिलेटेड पार्टी ट्रांजेक्शन के अंदर उस ट्रांजेक्शन की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा है तो ये अट्रैक्ट होगी प्रोविजन। बात समझना क्या कह रहा हूं, सेक्शन 188 कह रहा है क्या ये ट्रांजेक्शन कब अट्रैक्ट होगी रिलेटेड पार्टी की, मतलब उसके प्रोविजन कब अट्रैक्ट हो जाएंगे, जब कोई उसकी वैल्यू 1 लाख से ज्यादा होगी ट्रांजेक्शन की वैल्यू। इंटरेस्टिंग क्या, ध्यान सुनना, सेक्शन 184(2) प्रोहिबिट्स द पार्टिसिपेशन ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स। मतलब सर आप जानते होंगे कोई पार्टी अगर इंटरेस्टेड है किसी सब्जेक्ट मैटर में, और कौन सी पार्टी है, वो हमारा पार्टी निकला, पता लगा हमारा कौन है, डायरेक्टर। तो कंपनी का सेक्शन 8 कंपनी का डायरेक्टर अगर किसी ट्रांजैक्शन में इंटरेस्टेड है, मतलब जिसके साथ ट्रांजैक्शन किया जा रहा है उसका डायरेक्टली इनडायरेक्टली कोई कनेक्शन निकला, ठीक है, उसका पिक्यूनरी या कोई पर्सनल रिलेशनशिप है उस पार्टी के साथ जिसके साथ कंपनी कॉन्ट्रैक्ट में एंटर हो रहा है, तो ऐसे केस में वो डायरेक्टर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये हम जनरली जानते हैं प्रोविजन। बट सेक्शन 8 कंपनी में अगर उस ट्रांजैक्शन की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा होगी तो भी वो अप्लाई, अब यहां सेम अप्लाई हो जाएगा, वो डायरेक्टर पार्टिसिपेट नहीं कर सकता इन द बोर्ड मीटिंग। बट अगर 1 लाख से कम का होगा, 1 लाख से कम का होगा, पार्टिसिपेट कर लो, जाओ। देखो सुनो, in case of a section 8 companies, it shall apply only if the transaction with reference to the section 188 the basis of term and conditions of the contract or arrangement exceeds 1 lakh rupees. So participation, section 184 section 2 talk about what, the participation of interested director is not shall never be allowed. All right, so कब कह रहे हैं सेक्शन 8 कंपनी में ये ट्रैक्ट हो जाएगा, जब ट्रांजेक्शन की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा होगी। अगर ट्रांजेक्शन की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा नहीं है, याद रखिएगा, सेक्शन 8 कंपनी में इंटरेस्टेड डायरेक्टर भी पार्टिसिपेट कर सकता है इन द बोर्ड मीटिंग। सेक्शन 106 कहता है with respect to the minimum rate of interest shall not apply company in which 26% or more of the paid up share capital is held by the central government or even or more of the state government। सर ये मतलब आपने ध्यान सुनना, लोन दिया, डिसबर्स किया, कंपनी ने लोन दिया, सुनना मेरी बात को, लोन दिया, ठीक है। अब लोन देने के बाद में जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो रेट फिक्स की हुई है उस रेट से ज्यादा नहीं हो सकती, जो बैंकिंग रेट्स है ना, बेसिकली ये आरबीआई डिसाइड करता है, रेट्स की बात कर रहा हूं, उससे ज्यादा आप चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बट अगर यहां पर मतलब सॉरी उससे कम चार्ज नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उससे कम नहीं होंगी, गलत बोल गए हम, उससे कम चार्ज नहीं कर सकते हैं। बट अगर उस पर्टिकुलर कंपनी के अंदर, और ये सिर्फ सेक्शन 8 नहीं, किसी भी कंपनी में जहां पर सेंट्रल गवर्नमेंट या फिर स्टेट गवर्नमेंट ने 26% से ज्यादा, 26% और मोर पेड अप शेयर कैपिटल होल्ड की हुई है, और पैसा जो लोन दिया जा रहा है, ध्यान सुनना, लोन जो प्रोवाइड किया जा रहा है, लोन प्रोवाइडेड बाय सच कंपनी फॉर फंडिंग इंडस्ट्रियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स इन प्रेजेंस ऑफ इट्स ऑब्जेक्ट्स एज स्टेटेड इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, तो वहां पर इंटरेस्ट रेट जो लोन पे चार्ज की जाती है वो अप्लाई नहीं होगी, मिनिमम वाला कॉन्सेप्ट यहां पर कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं होगा, ठीक है। एंड सेक्शन अगर 189 की बात करें, शैल अप्लाई ओनली इफ ट्रांजैक्शन, ऑफ कोर्स 189 क्या कहता है, देखो रजिस्टर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और अरेंजमेंट इन विच डायरेक्टर्स आर इंटरेस्टेड। अब ध्यान सुनना, अब अगर सेक्शन 184 की हम बात कर रहे थे, ये कहता है पार्टिसिपेशन ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर, पार्टिसिपेशन ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर्स, बोला अगर क्या ट्रांजैक्शन का वैल्यू, ट्रांजैक्शन वैल्यू एक्सीड करता है, ट्रांजैक्शन वैल्यू, ध्यान सुनिएगा, ट्रांजैक्शन का वैल्यू एक्सीड कर गया सीट्स 1 लाख, तब सेक्शन 184 भी अप्लाई होगा, मतलब प्रोहिबिट कर देगा पार्टिसिपेशन ऑफ इंटरेस्टेड डायरेक्टर, ठीक है। फिर हम लोग जब जाते हैं 189 की तरफ, ध्यान से सुनना, इस सेक्शन को यहाँ पे हाईलाइट कर लेना अच्छे से, 189 की तरफ, तो हमें पता है कि रजिस्टर बनाना पड़ता है इंटरेस्टेड डायरेक्टर का, रजिस्टर बनता है, उसमें मेंशन करता है रजिस्टर के अंदर 189 के अंदर
कि कौन कौन से डायरेक्टर इंटरेस्टेड थे। जब अगर ट्रांजेक्शन की वैल्यू मान लो 184 अट्रैक्ट अगर हुआ तो ऑटोमेटिकली 189 भी लग जाएगा। बात पकड़ मारा है तो आपको रजिस्टर भी मेंटेन करना है। 184 कब लगेगा? जब ट्रांजेक्शन की वैल्यू 1 लाख से ज्यादा की होगी तब अप्लाई हो जाएगा। तो आपको 189 भी फॉलो करना पड़ेगा। अगर 184 अप्लाई नहीं हो रहा है तो ऑफकोर्स 189 भी अप्लाई नहीं होगा। थोड़ा टेक्निकल बोल रहा हूँ, आई होप समझ में आ गया होगा। चलेगा, तो उम्मीद कर रहा हूं सेक्शन 8 कंपनी से रिलेटेड ऑलमोस्ट सारे कंप्लायंस फॉर अजम्पशन आपको याद हो गए होंगे, समझ में भी आए होंगे। और कोई क्वेरी है तो ऑफकोर्स NRK9 के व्हाट्सएप पे मुझे सेंड करो, कोई भी किसी भी तरह का क्वेरी है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, टेस्टिंग स्टार्ट हो चुकी हैं, रेगुलरली स्टार्ट हो चुकी हैं। अच्छा, स्कोर करना चाहते हो एग्जाम में, कॉन्फिडेंट होना चाहते हो तो अब भी ज्वाइन करो। बात का इंतजार मत करना, बाद में फिर कुछ नहीं मिलता है, तुम बस घूमते रहते हो, कहीं से इंपॉर्टेंट मिल जाए कुछ मिल जाए। इंपॉर्टेंट तो जब अच्छा होगा ना, जब तुम्हें पहले से आता होगा। ऑलराइट, सो एंजॉय कीजिए टेस्ट सीरीज को, रेगुलर टेस्ट सीरीज को। नेक्स्ट सेशन में कुछ फॉर्म्स की बात करूंगा क्योंकि ऑलरेडी मैंने पहले भी की हुई है कुछ फॉर्म्स के बारे में, बट फिर हम कवर करेंगे। तब तक के लिए एंजॉय कीजिएगा। गुड बाय, टेक केयर।